सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। द हिंदू तो खैर नहीं बोलना चाहिए, करंट अफेयर्स एनालिसिस बोल ले, क्योंकि आज द हिंदू नहीं आया है और कल पोंगल थी तो पोंगल का हॉलीडे रहता है, तो द हिंदू तो नहीं आया, कोई बात नहीं। बट स्टिल आई हैव अ असाइनमेंट फॉर यू एंड वी हैव जस्ट came through these topics, these fine-tuned topics. If you work on these topics, like really it will help you a lot in your upcoming examinations, right? तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका हम स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे, करंट एस्पेक्ट देखेंगे और इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक है दैट आई सजेस्ट यू ऑल कि एक बार जाकर के गूगल करना उन टॉपिक को और उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो गैदर करना और पढ़ने की कोशिश करना उन टॉपिक्स को, क्योंकि अगर उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर तुम्हारी दिक्कत है ना। लीगल में बात आ जाए या फिर इंग्लिश की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा वो सब टॉपिक्स ऑन दैट साइड, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। व्हाट इज एनक्लैट? एनसीईआरटी कहां से आ गया सर बीच में? देखो अभी रिसेंटली ना एक एयरवेज का टेक ओवर हुआ है 14 जनवरी को, हाँ 14 या 15 जनवरी को टेक ओवर हुआ है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ये बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो उसमें एनक्लैट शामिल है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शामिल है, तो उसको देखेंगे कि एग्जैक्टली एनसीएलटी होता क्या है। तो ये टॉपिक आपको दोनों तरफ से आ गया, सीए और लीगल के एस्पेक्ट से। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, देखो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल भर चलने वाला है, तो प्लीज जो भी एग्जामिनेशन में अपियर करने वाले हो अप्रैल मई जून या क्लैट की बात कर लो, क्योंकि प्रेसिडेंसी पूरी साल भर चलती है, तो इस थ्रू आउट द ईयर यू शुड बी अवेयर अबाउट द G20। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है नहीं कर पाते हो तो इट्स कंप्लीटली योर फॉल्ट, राइट। एंड थर्ड इज डेज एंड डेट्स के पर्सपेक्टिव से आर्मी डे 15 जनवरी। व्हाट इज द चाइनाज चुन्यून? चाइना का नया साल है बेसिकली, अपन ने तो मना लिया ना ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, हमारा भी नहीं आया अभी तक, मार्च में आता है ना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं, तो वो 1 जनवरी वैसे पड़ता है, और ये चाइना का चुन्यून है, तो देखेंगे क्या है, अच्छे से डिटेलिंग करेंगे इन सब की। तो रिसेंटली एनसीएलटी अलाउज ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ जेट एयरवेज टू जलान कार्लोक कंसोर्टियम। जलान कार्लोक कंसोर्शियम को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी कि जेट एयरवेज का ओनरशिप ट्रांसफर करा लो अपने पास, यानी जेट एयरवेज का ओनरशिप किसको मिल गया है? जलान कार्लोक कंसोर्शियम का। ये क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है वन लाइनर के एस्पेक्ट से। अगर अब जब थोड़ा सा डिटेलिंग जाएंगे इसमें, तो हमें पढ़ना होगा एनसीएलटी होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज में किस लिए था। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच, याद रखना मुंबई बेंच ने 13 जनवरी को अलाउ किया है कंसोर्शियम ऑफ मुरारी लाल जलान एंड फ्लोरियन फ्रिट्सिक। तो ये दो एग्जैक्टली ये कंसोर्शियम है, ये याद रखना, मुरारी लाल जलान पहला और दूसरा है फ्लोरियन फ्रिट्सिक। इन दोनों को ओनरशिप ट्रांसफर की गई है, इन दोनों के कंसोर्शियम को ओनरशिप ट्रांसफर की गई है, किस चीज की? जेट एयरवेज की। तो ये इस तरह से है बेसिकली, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देख लो, ये रहे जलान साहब और ये रहे फ्रिट्सिक, राइट। अब इन दोनों का एक कॉमन बॉडी मान लो, इनको ओनरशिप ट्रांसफर की गई है किसकी? जेट की, ठीक है। अब इन दोनों की कंबाइंड कंसोर्शियम को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है जेट की, और ये ट्रांसफर करने वाला कौन है? एनसीएलटी थ्रू इट्स मुंबई ब्रांच, या मुंबई बेंच कह लो, दैट इज द बेटर वर्ड, है ना। और ये केस का नाम याद रखना है, एसबीआई वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड। एनसीएलटी क्या होता है? ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, हाफ जुडिशियल बॉडी है, ये अथॉरिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग इन द, जितने भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं सिविल नेचर के, वो एनसीएलटी देखता है, और ये एस्टेब्लिश्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जो भी इसके अंदर सिविल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सिविल डिस्प्यूट अराइज होंगे, वो एनसीएलटी ही देखेगा। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इसको मिस आउट मत करना। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जून 2016 अंडर कंपनीज एक्ट, अभी बताया। अच्छा, इसको फॉर्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, बालाकृष्ण एराडी की कमेटी, बालाकृष्ण एराडी की कमेटी थी। अब बालाकृष्ण एराडी की कमेटी ने बताया कि भाई जब भी इंसॉल्वेंसी होती है, वाइंडिंग अप कंपनीज होती है,
उस पर एक कमेटी बनी जिसने रिकमेंड किया एनसीएलटी का नाम। वाइंडिंग अप कंपनीज और इंसॉल्वेंसी क्या होता है, देखो जब भी कोई कंपनी मतलब दिवालिया घोषित कर दी जाती है, मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है, वो डेप्ट अपने नहीं दे पाती है, तो उसे हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ये बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और वाइंडिंग अप कंपनीज मतलब हो गया बोरिया बिस्तर बांधो निकलो। कंपोजिशन, एनसीएलटी में एक प्रेसिडेंट होंगे एंड सच मेंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, जो भी रिक्वायर्ड होगा एज पर द नीड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एनसीएलटी में। पावर्स, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द रूल्स लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कहा कि ये सिविल मैटर्स जो भी अराउज होते हैं कंपनीज एक्ट से उसको डील करता है, तो ये सीपीसी के प्रिंसिपल से बाइंडेड नहीं होगा एंड किसी भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट से बाइंडेड इस तरह से नहीं होगा। एनसीएलटी कैन एनफोर्स एनी ऑर्डर दैट गिव सेम मैनर एज अ कोर्ट वुड एनफोर्स इट। स्टार्टिंग में बोला था क्वाजी जुडिशियल है, मतलब ये उन सभी ऑर्डर्स को एनफोर्स करा सकता है जैसे कि कोर्ट्स एनफोर्स कराते हैं। एनसीएलटी हैज द पावर टू स्क्रूटनाइज, ये खुद के ऑर्डर्स को स्क्रूटनाइज कर सकता है, प्रोसीजर्स रेगुलेट करता है अपने, मतलब एक तरह से अलग से कोर्ट ही है, यही बोल लो, जिसके क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। अब आते हैं G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप पे। देखो G20 अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में हमें बहुत सारी चीजों को देखना है, तो जो कि अभी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा G20 के बारे में जानते हैं, फिर उसका कवर करने में आसानी रहेगा। G20 का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले तो आपको। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। ये तो आसान था, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। 1999 में ये बनता है आपको, और टैकल करना था, इंटेंशन था फाइनेंशियल क्राइसिस को, ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो उसमें है ये 19+1 का मेंबर है। 19+1 में जो 1 है वो है यूरोपियन यूनियन, है ना। अब इसमें है 27 मेंबर, पहले 28 थे, वो ब्रिटेन जब ब्रेग्जिट के बाद वो 27 हो गया। तो टोटल मेंबर ऑफ, अगर कोई आपसे पूछे कि कितना होता है G20 में, तो 19+27, आप ये भी आंसर कर सकते हो, ये भी सही आंसर है। और अगर ग्रुप ऑफ 20 आएगा तो वो 1 आपको यूरोपियन यूनियन काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, G20 की बात करें तो G20 प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसे हम कहते हैं ट्रोइका प्रिंसिपल। पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है हमारे इस बारे में, एक बार देखते हैं। ट्रोइका प्रिंसिपल में क्या होता है, जो पहले था, ठीक है, लास्ट, ठीक है, जो अभी होगा करेंट, और जो होने वाला है अपकमिंग, ये तीनों मिलके इसको काम करते हैं। इस पे 1, 2 और 3। लास्ट कौन था, बाली। अभी कौन है, इंडिया। अपकमिंग कौन है, ब्राजील। अच्छा, अब ब्राजील 2024 में लेगा प्रेसिडेंसी, और ये चीज याद रखना 2025 में साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी लेगा। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर काम करेंगे। अब आगे की प्रेसिडेंसी आपकी बाली की हट जाएगी, फिर इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसको रन करेगा। तो ट्रोइका प्रिंसिपल आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 1999 में स्टैब्लिश हुआ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, और कैसे कैसे क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, लास्ट ईयर 2022 में आपके पास प्रेसिडेंसी थी बाली के पास। अब वो चीज 1 दिसंबर को हैंडओवर कर दी गई थी इंडिया को। तो अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है G20 की प्रेसिडेंसी। इसलिए देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं थ्रू आउट द कंट्री, और सबका मेन मोटो क्या है, G20। और G20 का जो मेन मीटिंग है वो कश्मीर में होगा, ये याद रखना, ठीक है। और इंडिया का मोटो क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये याद रखना। और थीम है हमारा वासुदेव कुटुंबकम। ये 2-3 चीजें हैं। अच्छा, हमारा थीम एक ये भी है, लाइफ, जो मोदी जी का पंचामृत था, ये याद रखना, ये उसी पे बेस्ड है। तो ये साथ साथ चलेगा, लाइफ और ये 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और ये जो हमारा मेन एस्पेक्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, वो चीज भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रोइका है जो अभी जस्ट बता रहे थे,
बाली इंडोनेशिया, इंडिया ब्राजील 2024 में, और ब्राजील के बाद प्रेसिडेंसी कौन ले लेगा, तो साउथ अफ्रीका ले लेगा। ये चीज याद रखनी है। फर्स्ट G20, अच्छा अभी की जो बात है करंट न्यूज की अगर बात करो तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है पुणे महाराष्ट्र में। इंसेप्शन ऑफ G20 की बात करें 1999 में फाउंड हुआ था आफ्टर द एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके भी जस्ट बात की हम लोगों ने। और G20 वर्किंग ग्रुप्स की बात की जाए तो ये मीटिंग्स होती है, कंट्रीज के गेस्ट आते हैं थ्रू आउट द, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको देखेगा। फर्स्ट G20 इसकी मीटिंग पुणे में हुई थी, बाई 65 डेलीगेट्स आए थे अक्रॉस द G20 मेंबरशिप। थीम क्या है इस चीज की, थीम ये वर्किंग ग्रुप की थीम, फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो इंक्लूसिव, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल। ये चीज याद रखना। थीम विल बी फोकस ऑन वेरियस फेसेट्स ऑफ मेकिंग सिटीज ऑफ फ्यूचर रेडी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे फोकस किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बहुत सारी चीजों पे। कुल मिला के फाइनेंस आपको किस तरह से करना है इस चीज पे फोकस इनका रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब भी G20 की बात आती है कि G20 में है, G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। G20 में कितने मेंबर्स हैं, 46 नेशंस है टोटल, या फिर 19+1 बात कर ले, यूरोपियन यूनियन को अगर जोड़ ले तो उसको जोड़ के 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इस G20 का मेंबर है। और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी सिंपली है, अगर जीडीपी पूछा जाए तो 85% यहाँ पर लिख लेते हैं। जीडीपी कितना है ये 85%। अच्छा और वर्ल्ड का ट्रेड कितना है 75%, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है 1/3, है ना। 8 बिलियन मिलियन जितना भी है उसको 1/3 से 2/3 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा आपको। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि जीडीपी का कितना है, ट्रेड का कितना है, और ये पॉपुलेशन का कितना ये पार्ट बनाता है। और ये टोटल मेंबर्स है, देख लो, द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, ये इस तरह से पार्ट हो जाता है। अब आते हैं आर्मी डे पे। तो फर्स्ट टाइम आर्मी डे परेड न्यू दिल्ली में नहीं हुआ, बेंगलुरु में हुआ। ये चीज देखने लायक है, तो थोड़ा सा इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। 15 जनवरी को हुआ आर्मी डे, ये बेंगलुरु में हुआ एट परेड ग्राउंड MEG एंड सेंटर। न्यूज में क्या था 75th आर्मी डे हुआ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट, जो कि 1949 में स्टार्ट हुआ था और हर साल दिल्ली में होता है ये, बट इस बार कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन आर्मी डे परेड के बारे में देखिए तो 15 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल लेटर फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। अच्छा, तीनों आर्म फोर्सेस का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी MH सेट वगैरह में पूछे गए हैं। और उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है एक, आर्टिकल 53 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ होता है। ये चीज याद रखना। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू ऑनर करियप्पा एंड द डिफेंस फोर्सेस। इन दोनों के कमेमोरेशन में हम आर्मी डे मनाते हैं। अच्छा, रिसेंटली ये जब आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो आर्मी की जो सूट है, जो उसकी नई ड्रेस है, वो भी लॉन्च की गई और इस ड्रेस पे IPR भी किया गया है ताकि ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल ना हो सके। अंटिल लास्ट ईयर आर्मी डे करियप्पा परेड ये दिल्ली में ही होता था, बार बार बताया जा रहा है सेम चीज, इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो गया। सोल्जर्स आर आल्सो अवार्डेड विद गैलेंट्री अवार्ड्स और सेना मेडल्स ऑन दिस डे। तो अब जैसे जैसे डिटेलिंग्स आएंगी तो हम इसे और अच्छे से एक दिन और करके खत्म करेंगे। आर्मी डे 2013-23 75th एनिवर्सरी मनाई गई। इनिशिएटिव टू टेक मेजर इवेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री अवे फ्रॉम द कैपिटल रीजन इन द बेंगलुरु। ठीक है, हु वाज द फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे ये इंडियन आर्मी में, और वेस्ट फ्रंट से थे इंडो पाक वॉर 1947 में। He is one of the 2 Indian Army officers to hold the highest rank in Field Marshal। अच्छा हाँ, इनके करियप्पा के बाद ही रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और इतने बड़े पोस्ट तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक। He was appointed as the first commander in chief of an independent army। तो ये चीज भी याद रखने वाली है कि कौन थे उस टाइम के फर्स्ट कमांडर इन चीफ, तो जनरल KM करियप्पा। मानेकशॉ तो बहुत बाद में आए थे। ये आपके जब बात करोगे
इन बांग्लादेश के टाइम पे, बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे भी वो थे। ही टुक ओवर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी जनरल सर FRR बुचर, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट का बन जाता है जब आर्मी डे की बात आती है। तो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन था? FRR बुचर। फर्स्ट कौन था? तो करियप्पा साहब थे। 1947 करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन टू सेलेक्ट अंडरगो ट्रेनिंग कोर्स एट इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूके ऑन द हायर डायरेक्शंस ऑफ द वॉर। ठीक है, तो ही वाज अवार्डेड द ऑर्डर इन चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन। अच्छा, ये ट्रूमन था जिसकी ट्रूमन डॉक्ट्रिन आप पढ़ते हो इंटरनेशनल लॉ में, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा रूप सामने आया ह्यूमन राइट्स वगैरह का। तो पढ़ने वाली चीजें हैं, अगर मन होगा तो पढ़ना ट्रूमन डॉक्ट्रिन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑन करियप्पा इन 1983। इनको फील्ड मार्शल का जो ऑनर दिया गया था वो 1983 में दिया गया था। तो ये थी इसमें बातें जो आप याद कर सकते हो और याद रखनी भी चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द आर्मी डे एंड ऑल। और G20 की जो समिट की बात है, तो G20 में इतना तो एनी टाइम चलते रहना चाहिए दिमाग में। जब भी आप G20 पढ़ो, ये बेसिक है, और G20 में भी कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, तो इसको प्लीज कीप इट ऑन माइंड। नाउ व्हाट इज द चाइनाज चुन्यून? ये चाइना का न्यू ईयर होता है बेसिकली, चाइनाज चुन्यून। तो देखते हैं इनका लूनर मतलब वही मून। लूनर न्यू ईयर हॉलिडे इन चाइना दिस ईयर विल बी द फर्स्ट विदाउट पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रैवल सिंस 2020। एंड आई डोंट नो व्हाई कि ये पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ सबसे ज्यादा फ्लडिंग है कोरोना वायरस की। वन ऑफ द बिगेस्ट मास मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन ग्लोबली विल विटनेस्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज इन चाइना। दिस विल बी ऑन अकाउंट सेलिब्रेशन लूनर न्यू ईयर। इनका नया साल है भाई चुन्यून, तो याद रखना। What is Chunyun is simply the period around the Chinese New Year based on the lunar calendar. It is the period of travel in China with an extremely high traffic load around the time of Chinese New Year. वो लोग शॉपिंग्स के लिए जाएंगे, आम सी बात है ना। शॉपिंग जब भी नया साल आता है तो आप भी शॉपिंग के लिए निकलते हो, पिकनिक जाते हो, फिर टेम्पल्स जाते हो, चर्च जाते हो, मस्जिद जाते हो, 10 तरह की चीजें हैं। हर एक अपना रिलीजियस और रिचुअल प्रैक्टिस करता है उस दिन। कोई फिक्स डेट नहीं होता है इनका, मून के पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस बार आई गेस की फरवरी में होगा, 21 या 22 जनवरी को, सॉरी। इट बिगिंस विद द फर्स्ट न्यू मून ऑफ द लूनर कैलेंडर, एंड्स विद द फर्स्ट 15 डेज लेटर। और व्हाट डज द लूनर न्यू ईयर कम फ्रॉम? तो फर्स्ट मून ऑफ द लूनर, देखो जो भी इनका लूनर कैलेंडर है उसके हिसाब से ये मनाते हैं। लूनर कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, ईच मंथ, ये हमें ही पता है 12 महीने होते हैं, वही चीज है। 12 लूनर साइकिल होते हैं, तो जिस हिसाब से वो आएगा उस हिसाब से ये सेलिब्रेट कर लेंगे। अब ये वियतनाम, सोलनर, कोरिया और लोसार फॉर तिब्बतन, हर जगह अपना अलग अलग नाम भी है इनका। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है। ये आर्टिकल मिलेगा नहीं है सच, बट गूगल करोगे बहुत सारे रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे इसके, तो उसके बारे में पढ़ना। ये चाइना की कैसे डिप्लोमेसी चेंज हो रही है उस बारे में है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। और कमेंट सेक्शन में बताना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और ना समझ में आए तो फिर भी बताना। I'll surely deal it in separate, and I literally want you people to research and read in this topic. काफी इंटरेस्टिंग है। Which Indian city is also called as the Garden City? बताओ भाई, इसका तो कोई आंसर देना बनता भी नहीं है। Which island? इसका हम बता दें, इसका मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया है और रेलेवेंस भी है, सागर आइलैंड। Whenever I told you about the गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मैंने इस आइलैंड का नाम जरूर से लिया है। थर्ड, the eruption of which volcano in the year more than, अच्छा ये बता देना फिर क्या है। अभी रिसेंटली ही चल रहा है इसका, इस वॉल्केनो के इरप्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, एंड जस्ट रीड एंड गो थ्रू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आए तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पढ़ना इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। इंटरनेशनल हिस्ट्री भी है उसमें और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है, प्लस चाइना के बारे में जानने को मिलेगा, पॉलिटिक्स जानने को मिलेगा वहाँ के बारे में। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।